ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू कैडेट डिफेंस एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो प्यारे बच्चे, हम PYQs कर रहे थे, ठीक है। तो आज इसका एक लास्ट ये जो हमारा पास लास्ट पार्ट होने वाला है, इसमें ओवरऑल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है हमसे कि अ डाइस हैज टू फेसेस विद नंबर 4। ये 2024 का सेकंड पेपर है, ठीक है बच्चा। इसने कहा कि एक डाइस है, हैज टू फेसेस विद नंबर 4 एंड थ्री फेसेस विद नंबर 5 एंड द वन फेसेस विद नंबर 6। जैसे डाइस में क्या ना होते हैं, डाइस में नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, पर उसने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। चेंज क्या किया है उसने? ये किया कि जो नंबर्स थे उसमें क्या किया कि इसने कहा फेसेस विद द नंबर 4, यानी कि जो फोर नंबर है वो दो फेसेस पे लगा दिया, यानी कि डाइस में दो बार 4 लिख दिया, ठीक है ना। और यहां पर लिखा है कि 3 फेसेस विद नंबर 5, यानी कि जो 3 फेसेस है उन पे 5 लिखा है, और जो हमारे पास 1 फेसेस है उस पे हमारे पास 6 लिखा हुआ है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 4 नंबर कितनी बार लिख दिया भाई? 4 नंबर लिख दिया 2 बार, 5 नंबर हमारे पास लिखा गया है 3 बार, और 6 नंबर लिखा हुआ है 1 बार। यानी कि 6 के 6 फेसेस जो होते हैं उन पे सिर्फ ये 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, कितनी कितनी बार वो हमको बता दिया गया है। आगे बोला इफ द डाई इज रोल्ड, डाई को फेंका गया कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, यानी कि या तो 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 4 आने की प्रोबेबिलिटी। भैया 4 कितनी बार है? 4 2 बार है सर, 2 बटे कितना है टोटल नंबर हमारे पास? 6। सर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 2 बटे 6 हो सकती है। या फिर उसने बोला 5, 5 की कितनी हो जाएगी? 5 की हो जाएगी 3 बटे 6, पर कोई कॉमन है नहीं तो कुछ माइनस करने की आवश्यकता है नहीं। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 बटे 6 आ जाएगा, और 5 बटे 6 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सो सबको समझ में आ चुका होगा, है ना। बहुत आसान प्रोबेबिलिटी पूछा गया था इस बार, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसमें आगे वो क्या बोलता है। इसने कहा अ बॉक्स कंटेन 2 ब्लैक बॉल, ठीक है भैया। 2 हमारे पास क्या है? ब्लैक बॉल है। चलो भाई 2 ब्लैक हो गई, 4 येलो बॉल हो गई हैं, और 6 हो चुकी हैं व्हाइट बॉल। यस, तो ये 3 तरह की बॉल हमारे पास किसी बॉक्स के अंदर है। 3 बॉल्स आर ड्रॉ इन द सक्सेशन विद रिप्लेसमेंट, यानी कि मुझे 3 बॉल निकालनी है, ठीक है ना। और जब मैं पहली बॉल निकालूंगा तो उसने बोला विद रिप्लेसमेंट, यानी कि पहली बॉल निकालने के बाद उसको वापस भी रख दूंगा उसमें। यस, तो विद रिप्लेसमेंट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर द सेम कलर, कि भाई तीनों की तीनों बॉल जो होनी चाहिए वो सेम कलर की होनी चाहिए। तो अगर सेम कलर की हैं तो यानी कि तीनों की तीनों बॉल जब निकालूंगा, या तो वो हो सकता है कि ब्लैक हो, या हो सकता है कि येलो हो, या हो सकता है कि व्हाइट हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने पहली बॉल निकाली और वो ब्लैक बॉल निकाल रहा हूं मैं। ब्लैक बॉल कितना आएगा? 2 बटे 6 4 10 2 12, 2 बटे 12 पहली बॉल निकाली। अब जो बॉल निकाली मैंने उसको वापस रख दिया, वापस रखने के बाद फिर से बॉल निकालूंगा तो फिर से कंडीशन तो सेम बन गई ना, फिर से कंडीशन सेम आएगी 2 बट्टे 12, और फिर से तीसरी बॉल पे भी 2 बट्टे 12, क्योंकि बॉल निकालने के बाद उसको वापस भी रख रहा हूं तो वापस वही कंडीशन बन गई स्टार्टिंग वाली। तो ऐसे करके मेरे पास ये वाला बन गया। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ब्लैक ही क्यों निकालनी है, हम तो येलो भी निकाल सकते हैं। और येलो का क्या केसेस बन जाएगा? येलो कितनी भैया? 4 है, कितने में से? 12 में से, और सेम 3 बार ये भी जाएगा तो इसकी पावर 3 कर दे डायरेक्टली। और सेम एज इट इज अगर मैं व्हाइट बॉल निकालने की कोशिश करूंगा तो 6 बटे 12 जाएगा और इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। यस और नो? तो यहां से हमें क्या दिखाई दिया? नीचे तो 12 गुना 12 गुना 12 दिखाई देगा ऑलरेडी, क्योंकि यहां भी 3 बार 12, यहां भी 3 की पावर 12, यहां भी 3 की पावर 12। आप काट भी सकते हैं, बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, बात वही बनेगी, है ना। तो यहां पर कितना आ गया? ऊपर बन गया 8, 4 चौक 16 चौका 64, 6 चंग 36 का 216, इतना मेरे पास बन गया। इनको आज जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो 216 और 4 कितना? 220, 220 और 60 280, 288, ये बन गया भैया 288, एंड डिवाइड में कितना है? 12 गुना 12 गुना 12 मेरे पास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो अब इसको काटते हैं। किससे काटे हम? 4 से काटे। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 से कट जाए कितनी बार? 4 तिया 12 कट गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, 3 से काट लो पूरा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 कट गया। 12 से कट गया 2 बार, ठीक है। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो बचा कितना? 1 बटे 6 मेरे पास बचा हुआ है, और 1 बटे 6 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ, कुछ बड़ी बात थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना? नहीं थी ना, आसान था ना। यस, तो ये चीजें आप आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा अ कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स इन 6 शॉट्स
and B can hit 5 times in 5 shots, C can hit 3 times in 4 shots, what is the probability that A and C may hit but B may lose? यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई शूटिंग कर रहा है, उसको कितने मिले भैया 5 टाइम्स, उसने टारगेट को हिट किया कितने में से 6 शॉट्स में से। यानी कि अगर मैं देखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर कैलकुलेट करूंगा तो चांस कितने मिले थे, ओवरऑल 6 शॉट मिले थे, पर हिट कितने पे किया उसने 5 पे किया, तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। गॉट इट? सेम एज इट इज अगर यहां पर कह रहे बी ने कितना हिट किया, 4 हिट किया, कितने में से 5 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है ना? सी कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट, तो यानी कि जो हमारे पास सी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 शॉट में से 3 शॉट उसने हिट करे, ये कंडीशन मेरे पास निकल के आ जाएगी। अब क्या पूछता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड सी में हिट, यानी कि ए ने हिट किया तो ए की प्रोबेबिलिटी, यस, एंड किसने, सी ने भी हिट किया तो सी की भी प्रोबेबिलिटी, बट उसने बोला बी में लॉस, यानी कि बी ने मतलब बी लॉस, बी ने नहीं चीज मतलब बी ने हिट नहीं किया होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि बी ने हिट नहीं किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, बी का हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर एक के हिट करने की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 5/6 है, सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और बी के हिट करने की ये है, तो भैया ना करने की क्या होगी, इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या ये 1/5 आ जाएगी, यहां पर 1/5 आ गया, 5 से 5 कट गया, 3 से कट जाएगा 2 बार, रिजल्ट बचेगा 1/8, और 1/8 ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, और ए इसका राइट आंसर तैयार है। यस, गॉट इट? सबको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें, बहुत आसान तरीके से इसको हम लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा अ लेटर ऑफ द वर्ड जूलॉजी आर अरेंज्ड इन द पॉसिबल वेज, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स ऑक्योर अल्टरनेटिवली। चलिए भाई, तो इसकी बात करते हैं। इसने कहा एक शब्द है जूलॉजी, ठीक है ना, उसके अक्षरों को सभी संभव तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तो अगर मैं इस शब्द को ध्यान से देख रहा हूं तो जेड, ठीक है, इसमें देखो, इसमें किसकी बात की गई है, एक तो व्यंजन की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है स्वर की। तो हम क्या करते हैं, व्यंजन और स्वर जरा अलग अलग लिखो। इसमें देखेंगे ओ ओ ओ, ठीक है ना, और बचेगा जेड एल जी और वाई बचेगा मेरे पास, 3 मेरे पास ये रहे और 4 मेरे पास ये रहे। तो ये चीजें मुझे यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना, जैसे उसने बोला। उसने क्या बोला कि भाई ऐसा रखो कि एक वोवेल आ जाए तो एक कॉन्सोनेंट फिर एक वोवेल, मतलब उस तरह से एक अल्टरनेट वे पर इसको अरेंज करना है। जरा समझते हैं कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरे पास यहां पर 3 स्पेस थे और तीनों स्पेस पर मैंने क्या कर दिया, इन ओ को फिल कर दिया। ओ यहां आ गया, ओ यहां आ गया और ओ यहां आ गया। भाई इन ओ को फिल करने के नंबर ऑफ वे कितने होंगे? भाई ओ तो मेरे पास सेम ही है ना, है कि नहीं है? अब जरा समझो, अगर मैं ये 3 लेटर होते, 3 लेटर को 3 स्पेस पे फिल करता तो मेरे पास तरीका आता फैक्टोरियल 3। बट अगर तीनों चीजें सेम है तो डिवाइड भी करता फैक्टोरियल 3 से, यानी कि ये तो एक ही तरीके से फिल हो जाते हैं ना। यानी कि इन ओ को फिल करने का मात्र एक तरीका है ना, तो एक वे से ये कंप्लीट हो गए। बाकी क्या, एक चीज यहां पर खाली बची हुई है, यहां पर देखो, यहां खाली है, यहां खाली है, यहां खाली है, यहां खाली है। इन 4 जगह पर इन चारों को फिल करना है। इन 4 जगह पर चारों को फिल करने के लिए हम यूज करते हैं फैक्टोरियल 4। यस, तो फैक्टोरियल 4 क्या हो गया, इसको अरेंज करने के तरीके हो गए। बट हमसे अरेंज करने के तरीके नहीं पूछे भाई, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे कि देखो, ऊपर तो मेरे पास आ गया फैक्टोरियल 4, डिवाइड में क्या चाहिए था उसको चाहिए था इनको अरेंज करना है। ओवरऑल कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 और 3 7, तो अरेंज हो सकते हैं भैया फैक्टोरियल 7 तरीके से। बट 3 चीजें रिपीट हो रही तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 जो कि ऊपर जा सकता है, तो यहां पर फैक्टोरियल 3 ऊपर चला गया। फैक्टोरियल 4 को मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है, और फैक्टोरियल 3 का मतलब जो 6 होता है, 7 को लिख सकता हूं 7 6 5 और फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 तो कट गया भैया आपस में, 6 से भी कट गया, 7 5 जा 35, तो 1/35 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें? चलिए भाई, परफेक्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने हमसे क्या कहा, इसने कहा नेचुरल नंबर x is chosen at the random from the first 100 natural numbers. What is the probability that x square plus x is greater than 50?
प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से एक प्राकृतिक संख्या x यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है जो इस वाली कंडीशन को फॉलो करे। अब जरा मेरी बात सुनो कि मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक नंबर ढूंढने हैं, ठीक है ना, कि जो इस वाली कंडीशन को फॉलो कर दे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास x की वैल्यू 1 है, सपोज करो x की वैल्यू 1 है और मैं यहां वैल्यू रखूंगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और ये ग्रेटर देन 50। क्या ये पॉसिबल है? ये तो सर पॉसिबल नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी। और रख के देखते हैं, x की वैल्यू 5 रख के देखते हैं। 5 रखने पर क्या होगा भाई, 5 पंजे 25, 25 ये भी नहीं जा रहा, देखो 25 प्लस 5 कितना 30। अभी और थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू बढ़ाते हमने रखा 7 रखते हैं, 7 रखेंगे तो 7 से क्या होगा, 7 सत्ते हाँ 49 प्लस 5 और ये वाली वैल्यू आपको दिखाई देगी जो इसको करेक्ट कर रही है। 6 पे होगा क्या, 6 36, 36 और 6 42 नहीं होगा ये भी। तो यानी कि 1 से लेकर 6 तक पर तो ये वैलिड नहीं है। अगर ये 7 पे वैलिड हुआ है तो ये 8 पे ही वैलिड होगा, 9 पर भी होगा, और ऐसे करके आगे तो जितने भी नंबर जाएंगे 100 तक पूछ रहे हैं हमसे, तो 100 तक हर नंबर पे ये वैलिड होगा। यानी कि टोटल कितने नंबर पे ये वाली कंडीशन वैलिड होगी, तो ये होगी भैया 94 नंबर पर, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक 6 नंबर्स तो हमें हटाने पड़ेंगे क्योंकि 6 पे वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या चुनी गई, कितने तरीके से, 94 तरीके से चुनी गई है भाई। और कितने में से, ओवरऑल कितने थे, 100 में से इतने तरीके से मैंने चुन लिया जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। इसको जरा कैंसिल आउट कर दो, किससे कट जाएगा, 2 से काट दें, ठीक है, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 से कट जाएगा 50 टाइम्स, 47 डिवाइडेड बाय 50। क्या ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो एक ऑप्शन हमको यहां पर नजर आ गया बेटा, ठीक है, ये वाला है ना। चलो जी, तो ये ऑप्शन आपको नजर आ चुका होगा, दिस इज द राइट आंसर। गॉट इट। तो सिंपल हो गया, आसान है बच्चा। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य विचलन क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, माध्य विचलन। माध्य विचलन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या होता है, सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ती है, फिर उसका भी मीन निकालना पड़ता है। तो इस तरह से 2 स्टेप में इसको पूरा करते हैं। तो पहला काम क्या बताया मैंने, मीन को कैलकुलेट करना, यानी कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। और सिंपल सी बात है ना भाई, सम क्या होता है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम। देखो यहां पर x1 निकाल रहा हूं मैं, सम होता है हमारे पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 गुणा 11 डिवाइडेड बाई 2। और मीन के लिए नंबर से ही डिवाइड कर देते, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 5.5 इसका मीन निकल के आ गया। जब मीन निकल के आया, अब क्या निकालेंगे, ठीक है, x में से, यानी कि जो भी मेरे पास नंबर्स हैं उन नंबर में से इस मीन को डायरेक्टली माइनस करो, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट बचेगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू बचेगी, उसका भी मीन निकाल लो। कैसे देखते हैं। तो यहां पर डायरेक्टली मीन डेविएशन कैलकुलेट होगा, दैट विल बी 5.5 है। पहला नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर 10 तक जाएंगे, तो 1 में से मैंने क्या करना है, 5.5 को माइनस करना है। 1 में से 5.5 माइनस होगा तो मेरे पास बचेगा 4.5 नेगेटिव में। बट मैंने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मोड में लेना है, क्योंकि कंडीशन ये बनेगी सिग्मा xi माइनस जो x बार आया है इस सबको निकाल दो, डिवाइड में n कर दो। दिस इज द मीन डेविएशन जब हमारे पास रो डेटा दिया जाता है, तो है ना। xi मतलब क्या हो गया, जो ये डेटा 1 से लेकर 10 तक है, x बार हमने ऑलरेडी निकाला है, मोड का मतलब पॉजिटिव आएगा, सिग्मा का मतलब सबको जोड़ना है, डिवाइड बाय n मतलब टोटल नंबर। तो अगर मैं 1 में से 5.5 घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा 4.5 प्लस आ जाएगा। फिर 2 में से घटाएंगे तो 3.5, 4 में से घटाएंगे 2.5, फिर हमें घटाना कितने में से है, नेक्स्ट में से घटाएंगे तो 1.5, और फिर मेरे पास 0.5। अगेन जब मैं 6 में से घटाऊंगा तो 0.5 फिर से आएगा, और फिर से 1.5, 2.5 एंड 3.5 एंड 4.5। यहां पर बातें खत्म हो जाती हैं, और उसके डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं, 10 थे तो 10 से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखना, ये 4.5 और 4.5 कितना हो गया, 9 बना। ये 3.5 कितना हो गया भैया, 7 बन गया। 2.5 और 2.5 मिलाकर कितना बन गया, 5 बन गया। 1.5 और 1.5 मिलाकर कितना बन गया, 3 बन गया। और आधा और आधा मिलाकर कितना बन गया, 1 बन गया। डिवाइड में कितना है, 10 है। यस और नो, देखो 9 और 1 10, 7 3 10, 10 10 20, 20 और 5 कितना, 25, 25/10, यानी कि 2.5 इसका सही आंसर देखने के लिए मिलेगा। और 2.5 ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बोलो आगे बात समझ में हो गया, क्लियर एकदम।
चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं भाई। यहां पर देखो इसने क्या कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे चला गया है। अभी तक हम मीन डेविएशन की बात कर रहे थे, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में बात कर रहा है। मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ना सर, दैट इज अंडर रूट, ठीक है। जब इस तरह का रो डेटा दिया जाएगा तो यहां पर होता है सिग्मा xi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये सर जो है ना ये मीन ही है, ये एक्चुअली मीन ही है, तो मीन का स्क्वायर हमसे पूछ रहा होता है। यस, इतनी बातें समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है जी, ठीक है, इतनी बातें हमको क्लियर हो चुकी हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता सकता हूं कि जैसे ये एस डी होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर कितना है भाई? ठीक है, एक्स आई का होल स्क्वायर है मेरे पास 855 एंड डिवाइड में कितना है n, n का मतलब 1 से लेकर 9 तक, तो 9 हो गया मेरे पास, और माइनस ये मैंने कहा मीन है और क्वेश्चन ने कहा कि इसका जो मीन यानी कि माध्य है वो तो m है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये m का स्क्वायर होगा? और अगर मैं m स्क्वायर को वहां भेज दूंगा तो यहां बच जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लें, 9 से कटेगा, 9 9 जा 81, ठीक है, और 9 5 जा 45। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 95 आ गई, और 95 इन ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। बस हो गया, सिंपल था, आसान था, तो आराम से हो गया भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा था मीन ऑफ द सीरीज x1 x2 xn इज x बार। मीन ऑफ द सीरीज, भाई मीन ऑफ द सीरीज, इसका जो मीन दे रखा है x बार, और x बार कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 और सो ऑन, ऐसे करके कहां तक जाएंगे? xn तक जाएंगे, एंड डिवाइड में टोटल नंबर जो n है, तो n मैंने यहां पर लिख दिया। एक कंडीशन मेरे पास ये बनी, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि अगर xn इज रिप्लेस्ड बाय k, यानी कि xn को निकाल दो और उसकी जगह कौन ले आओ? k ले आओ। एक्शन को निकाल के उसकी जगह के रख दो तो हमारे पास नया मीन क्या होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखता हूं। देखो लास्ट वाला टर्म जो एक्सन है, इससे पहले वाला टर्म n-1 और प्लस का लास्ट वाला टर्म एक्सन होगा। यहां से इन चीजों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं पहले से बता देता हूं आपको, ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस n को मैंने वहां भेजा, ये हो गया n x बार, ठीक है ना, और इस एक्सन को यहां ले आया, माइनस के हो गया एक्सन। यहां कितना बचा? x1 प्लस x2 प्लस, और यहां पर कहां तक जाएंगे भाई? xn-1 तक मेरे पास वैल्यूज बच गई है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम तो चेंज इसको कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें तो सेम रहेंगी, तो ये सेम रहेगा तो इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं, समझ रहे हो बात को? तो अब बोला न्यू मीन, तो भैया न्यू मीन कितना हो जाएगा? तो अब उसने न्यू मीन में, तो देखो ऑब्जेक्ट मतलब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो तो वही है ना, x1 भी वही है, x2 भी वही है, और xn-1 तक भी वही होगा। बस लास्ट xn की जगह उसने कहा सर k रख दो, तो हमने k रख दिया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी n होंगे। पर अभी अभी हमने देखा कि सर इतने की जो वैल्यू है ना, ये देखो हमने यहां पर कैलकुलेट की है, इतने की वैल्यू सर हमने ये माननी थी, तो ये n x बार माइनस के xn और प्लस का k एंड डिवाइड में n आ जाएगा। तो ये मेरे पास नया मीन दिखाई देगा ऑप्शंस के हिसाब से। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया है कितना, ठीक है, यहां से बन गया हमारे पास x बार n x बार माइनस xn प्लस के k डिवाइड, बिल्कुल भैया डी वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर गया, तो डी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। आई होप सो ये वाली बातें सबको समझ में आ चुकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा एक निष्पक्ष सिक्के को तब तक उछाला जाता है जब तक कि लगातार 2 बार चित्त यानी कि हेड ना आ जाए। क्या प्रायिकता है कि उछालों की संख्या 6 से कम हो? यानी कि एक सिक्के को मैंने पहली बार उछाला, ठीक है, तो अभी तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं, पहली बार उछाला फिर दोबारा उछालना पड़ेगा, दोबारा उछाला, ठीक है ना। अगर 2 बार हेड आ गया तो उसको वहीं रोकेंगे, और फिर हम थोड़ा सा जब 2 बार हेड नहीं आ रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे, है ना। जब भी लगातार 2 बार हेड आ जाए वो चीजें वहीं पर रुक जाएंगी, और बाकी जो स्टेप बचेंगे उनको आगे बढ़ाना है। और मैक्सिमम हम कहां तक लेके जा सकते हैं? मैक्सिमम लेके जा सकते हैं भाई 5 बार तक उछाल सकते हैं, यानी कि 6 से कम उछाल तक रखना है। तो देखते हैं इसकी कंडीशन क्या आएगी, तो हमसे पूछ रहा है उसकी क्या प्रायिकता होगी। चलो मैं बहुत बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा अगर सिक्के को मैंने पहली बार उछाला तो मेरे पास हेड आ जाएगा या फिर मेरे पास टेल आ जाएगा।
अभी तो हमारे पास जो रिजल्ट था कि दो लगातार हेड आ जाएं, अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है। अब हम कह रहे हैं कि अगर सिक्के को मैं दो बार उछाल दूं तो भाई क्या होगा कि इस हेड के साथ हेड आ जाए और इस हेड के साथ टेल आ जाए, या इस टेल के साथ हेड आ जाए, या इस टेल के साथ टेल आ जाए। तो क्या हुआ कि अब देखो यहां पर तो मेरे पास हेड ऑलरेडी आ गया ना दो बार लगातार। तो अब अगर इस वाली सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, हमें आगे नहीं जाना, पर इनके हिसाब से हम आगे अभी जा सकते हैं क्योंकि इसमें लगातार दो बार हेड नहीं है, दो बार हेड नहीं है, दो बार हेड नहीं है। अब मैं उछालता हूं तीसरी बार सिक्के को, तीसरी बार उछाल लूंगा, इसके साथ तो जाना नहीं क्योंकि तो ऑलरेडी आ चुका है। इसके साथ चलते हैं, हेड टेल के साथ हेड आ जाए, या तो या हेड टेल के साथ टेल आ जाए, ठीक है, या फिर टेल हेड के साथ हेड आ जाए, या टेल हेड के साथ टेल आ जाए, या फिर इस टेल टेल के साथ हेड आ जाए, या इस टेल टेल के साथ टेल आ जाए। ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर मुझे एक चीज मिल गई है अगेन इस वाले कंडीशन पे कि सर यहां पर दो बार लगातार हेड आ गया और आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है ना, बाकी सबके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अब उछालते हैं फोर्थ उछाल। फोर्थ उछाल उछालेंगे तो इस वाली कंडीशन के साथ हेड टेल हेड के साथ हेड आ सकता है, या हेड टेल हेड के साथ टेल आ सकता है, या फिर इसके साथ हेड टेल टेल के साथ हेड आ सकता है, या हेड टेल टेल के साथ टेल आ सकता है। इसके साथ तो लेके जाना नहीं, इसकी कंडीशन टेल हेड टेल के साथ हेड, या टेल हेड टेल के साथ टेल आ सकता है। अब इस वाली कंडीशन में जाएंगे, टेल टेल हेड के साथ या तो हेड आएगा, या टेल टेल हेड के साथ या टेल आएगा। और लास्ट वाली कंडीशन टेल 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 के साथ या तो हेड आएगा, या टेल 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 के साथ या फिर टेल आएगा। तो ये ओवरऑल कंडीशन जो बची वो हमने लिख दी। यहां पर कोई कंडीशन है क्या? देखो भाई, दो लगातार हेड यहां भी आ गया, लगातार होने चाहिए, ठीक है ना, और दो लगातार हेड यहां भी आ गया। तो बस अब जो पांचवी उछाल उछालूंगा, ठीक है ना, पांचवी उछाल उछालूंगा उसमें मुझे सिर्फ वो देखना है, ठीक है, कि लगातार दो हेड आ जाए, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहां पर है, इस वाली कंडीशन से क्या बनेगा, एक बार इसके आगे हेड लिखूंगा, एक बार टेल लिखूंगा, तो इससे तो मुझे कुछ भी रिजल्ट मिलेगा नहीं, है ना, लगातार दो हेड आएगा नहीं, तो यहां से तो कंडीशन बनेगी नहीं। यहां से जब इसके साथ हेड लिखूंगा, देखो ऐसे करके हेड टेल टेल, हेड के आगे जब हेड लिखूंगा तो दो उछाल मतलब दो लगातार हेड आ गए, पर जब टेल लिखूंगा तो कोई फायदा नहीं उसको लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर अगर मैंने हेड लिखा तो भी फायदा नहीं, टेल लिखा तो भी फायदा नहीं, क्योंकि दोनों में लगातार हेड नहीं आ पाएगा। इस वाली कंडीशन में अगर हेड लिखूंगा तो टेल हेड और हेड लिख दूंगा तो दो बार लगातार हेड आ गया, और टेल लिखने का कोई फायदा नहीं। यहां पर भी हेड लिखोगे तब भी कोई फायदा नहीं, टेल लिखोगे तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दो लगातार हेड नहीं आएंगे। यहां भी हेड लिखोगे टेल लिखोगे कोई लगातार नहीं आएगा। यहां पर हेड लिखोगे तो आ जाएगा, जैसे टेल 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 था, हेड के बाद हेड आ जाए और हेड के बाद टेल आ जाए, तो टेल से कोई फायदा नहीं होगा, इससे फायदा होगा। और इसके साथ एक बार हेड लिख दो, एक बार टेल लिख दो, लगातार हेड नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो हमने क्या देखा, तो यहां पर इसकी कंडीशन क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि दो बार हेड आ गया ना, तो एक बार इसकी प्रोबेबिलिटी। यहां पर जब दो बार उछालते हैं तो कंडीशन कितनी आई है, एक आई है कंडीशन मेरे पास, कितने में से भाई, सैंपल स्पेस का होता है 4, ठीक है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यहां वाले केस भी चलते हैं, या मतलब प्लस, यहां पर भी एक केसेस है, यहां सैंपल स्पेस कितना होता है, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 8 होता है, तो 1/8 हो गया प्लस के। उसके बाद हमारे पास 4 वाले केस भी चलते हैं। यहां पर मेरे पास कंडीशन कितनी है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन है आउट ऑफ, जब 4 बार उछाला जाता है तो कंडीशन आती है भैया 16, तो कंडीशन मेरे पास कितनी होगी, 16 होगी। बात क्लियर होगी ये भी। चलो भाई उसके आगे प्लस चलते हैं। प्लस यहां पर मेरे पास ये 3 केसेस बने हैं ना, ये 3 केसेस बने, ये 3 केसेस बने हैं आउट ऑफ 32 में से, क्योंकि 5 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस 32 आएगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है भाई, इन सभी का एलसीएम 32 आएगा, 4 से कटे 4 थे 32 तो 8 आ जाएगा, 8 चौक 32 4 आ जाएगा, 16 दूनी 32 तो 4 आ जाएगा, और 32 ही कम 32 तो 3 आ जाएगा, 8 4 12, 12 और 7 कितना 19, और 19/32 हमारे पास इसका रिजल्ट दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, और डी ही इसका राइट आंसर तैयार है। बोलो आगे बात समझ में क्लियर होगी बातें? चलो फिर अगर क्लियर तो नेक्स्ट बढ़ जाओ भाई। नेक्स्ट देखते हैं इसने क्या कहा। Colors A contains 2 white and 2 black balls, while urn B contains 3 white and 2 black balls. One ball is transferred from urn A to urn B. तो हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई एक कलश है, उसमें 2 सफेद गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं, और कलश बी में 3 सफेद हैं और 2 काली गेंदे हैं। अब एक गेंद को क्या करा जा रहा है, कलश ए से कलश बी में स्थानांतरित किया जा रहा है, और फिर कलश बी से एक गेंद को स्थानांतरित किया जा रहा है।
ठीक है, और एक प्लस बी से क्या की गई है कि एक गेंद निकाली जाती है और संभावना क्या होनी चाहिए कि वो गेंद सफेद हो, तो इस चीज की संभावना क्या होगी, ऐसा हमको बताना है। यस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं भाई, चलो सोल्व करते हैं। गेंद सफेद हो, इसकी कंडीशन क्या होगी, जरा समझना कि क्लस ए में क्या कंडीशन थी। क्लस ए की कंडीशन ये थी कि उसके पास दो तो व्हाइट बॉल थी और दो उसके पास ब्लैक बॉल थी। क्लस बी की कंडीशन क्या थी, क्लस बी की कंडीशन थी कि तीन उसके पास व्हाइट बॉल हैं और दो उसके पास ब्लैक बॉल है। ये दो कंडीशन हमारे पास दे रखी थी। तो अगर मुझे कंडीशन बी से देखनी है तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली जब बॉल ट्रांसफर करूंगा, हो सकता है मैंने यहां से व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी हो। अगर मैंने व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी तो यहां पर व्हाइट बॉल की कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, दो व्हाइट दो है और आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 4, तो 2/4 कंडीशन आ गई। पर जब मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया, यहां पर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद यहां पर व्हाइट हो गई है 4 और इन 4 व्हाइट होगी, 2 ब्लैक होगी, टोटल हो गई 6 और इन 6 में से व्हाइट निकालने की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 4/6। गॉट इट? या ऐसे हो सकता है कि सर मैंने अभी व्हाइट बॉल ट्रांसफर की थी, अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करूं तो ब्लैक बॉल तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना। अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करूंगा तो ब्लैक बॉल के लिए कंडीशन तो मेरे पास 2/4 आ जाएगी, पर जब मैंने ब्लैक बॉल यहां ट्रांसफर करी तो यहां तो 6 हो गई, यहां तो 6 हो गई मेरे पास, ठीक है ना। यहां पर कितनी हो चुकी है मेरे पास, 6 हो चुकी हैं, ठीक है ना। पर निकालनी मुझे कौन सी है, निकालनी तो मुझे व्हाइट ही है ना, निकालनी मुझे कौन सी, व्हाइट। तो व्हाइट कितनी है, व्हाइट तो 3 ही है, कितने में से, 6 में से, तो ये कंडीशन बन गई। कितना बनाइए, काट लें इसको, पहले एक काम करते हैं, ऐसे एलसीएम लेते हैं। 24 मेरे पास एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 6 और 8 कितना, 14/24 बन गया, यानी कि 7/12 दिख गया और 7/12 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बी वाले में, और बी वाला इसका राइट आंसर तैयार है भाई। गॉट इट? सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने हमसे क्या कहा, For two events A and B, PA is equal to PA. A occurred when B has been, मतलब probability of A when B occurred 0.25 and ऐसे ही B की बात कर रहा है 0.5 is the following as correct. कौन सा करेक्ट होगा ऐसा हमसे पूछने की बात कर रहा है। चलिए, पहली कंडीशन कह रहा है कि A and B आर इंडिपेंडेंट, कि A और B जो घटनाएं हैं ये कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं भाई। A और B के स्वतंत्र अगर होती हैं तो कंडीशन ये होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कंडीशन किसकी होती है, जब दो इवेंट्स ए और बी या कोई से भी दो इवेंट्स अगर क्या हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि बराबर है तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी इंडिपेंडेंट हो गई। यस, तो हम क्या करते हैं, इसी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, इसने कहा कि सर पीए की जो वैल्यू है ना वो 0.25 है और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, व्हेन बी ऑक्यूर्ड की कंडीशन भी 0.25 है और इसका फॉर्मूला पता है, पी ए ऑफ बी का कितना होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.25 हमारे पास गिवन था। एक कंडीशन और दे रखी थी, इस वाली कंडीशन को भी यूज करते हैं। इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का मतलब सेम है, ए और बी का इंटरसेक्शन या बी और ए का इंटरसेक्शन, एंड डिवाइड में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 हमारे पास गिवन है। यहां पर एक काम करते हैं, पीए का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.25, यहां रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा, ये जब वहां जाएगा तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पीए कितना है 0.25, 25 पंजे कितना 125 आ जाएगा, डेसिमल 3 के बाद लग रहा है, तो 0.125 इसका इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल के तैयार है। ठीक है जी, इंटरसेक्शन आ गया तो इंटरसेक्शन की वैल्यू अगर यहां रख दूंगा तो 0.125 डिवाइड में अगर मैं ये वाली वैल्यू ले आता हूं 0.25 तो इक्वल टू में क्या बचेगा मेरे पास, पीवी आ जाएगा। तो यहां से पीवी की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि पीए दे रखा था, पीवी निकालने की जरूरत थी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं 25 पंजे 125 यानी कि 0.5 बार ये कट रहा है सर, तो पीवी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.5 देखने के लिए मिला। पीवी का वैल्यू मिल गया, यहां पीए का वैल्यू मिल गया और यहां पर इसके इंटरसेक्शन का वैल्यू मिल गया। तीनों वैल्यूज हमारे पास तैयार हैं, इनको बस चेक करने की जरूरत है। चेक करते हैं। पहला इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के लिए कि अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करता हूं यानी कि 0.25
125 का मल्टीप्लाई 0.5 के साथ करता हूं तो कितना आएगा, 25 पंजे 125 एंड 0.125, क्या यही इंटरसेक्शन की वैल्यू थी, यानी कि दोनों चीजें बराबर आ गई, बराबर आ गई, इसका मतलब ए और बी सर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। यस, तो ए और बी कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर होगा क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूं 1 में से माइनस कर सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द रिजल्ट। तो ये मेरे पास 1 है और 1 में से माइनस क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आई है 0.125, यानी कि 10 में 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 0.875 इसकी रिजल्ट आ गया और यही रिजल्ट इसका स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इसने कहा ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि इसके लिए मुझे अब ए यूनियन बी को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, तो ए यूनियन बी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं भाई, दैट विल बी इक्वल टू पी ए कितना है 0.25, बी कितना है 0.5 और माइनस इंटरसेक्शन कितना है 0.125। तो ये वैल्यू जो आ गई मेरे पास, ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, इसकी वैल्यू जा चुकी है ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी की ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज को मैं यहां रख दूंगा तो मैं डायरेक्टली वहीं पर चेक कर लेता हूं, यानी कि मुझे इस वाली वैल्यू को पूरे को क्या करना है, वही इस वाली पूरी वैल्यू को माइनस करना है, किस में से 1 में से, और चेक करते हैं इसका वैल्यू अगर ये आ जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितना बनेगा, 1 माइनस ये 50 होता है ना, 0.5 का मतलब 0.50 लिख सकते हैं, तो 0.50 है और 0.25 यानी कि 50 और 25 कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। यह है 0.75 और माइनस में कितना है 0.125 मेरे पास दिया गया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 1 माइनस 0.75 और प्लस के बन जाएगा 0.125, यानी कि 1.125 में से माइनस करना है 0.750, यहां लिख देता हूं, 5 में से 5 चला जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 चला जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, यहां 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 0.375 देखने के लिए मिल रहा है, और यही तो स्टेटमेंट नंबर 3 में भी है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 हमारे पास क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑल आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो डी विल बी द राइट आंसर। यस, गॉट इट, तो डी इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट, टू परफेक्ट डाइस आर थ्रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेस इज नाइदर 9 और नॉट 10। इसका मतलब है कि अगर दो अच्छे खासे डाइस हमारे पास हैं, उनको जब फेंका जा रहा है तो क्या हो रहा है कि उनपे जो वैल्यू जा रही है दोनों की, उनका जो सम होना चाहिए ना, जो ऊपर चीजें दिखाई दे रही होंगी, उनका सम ना तो 9 हो और ना ही 10 हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अपोजिट चलते हैं, फिर 1 में से माइनस कर देंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि सम 9 मिल जाए और सम 10 मिल जाए। भाई सम 9 कब मिल सकता है, 9 जब मिलेगा जब पहले पे 6 आया, दूसरे पे 3 आया, तो 9 के लिए मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 6 और 3 पे मिल सकता है, 5 और 4 पे मिल सकता है, ठीक है ना, 4 और 5 पे मिल सकता है, 3 और 6 पे मिल सकता है, और तो कहीं मिल नहीं सकता। तो सम 9 यहां मिलेगा। 10 कहां मिलेगा सम, 10 मिलेगा जब 6 और 4 बन जाए, ठीक है, 5 और 5 बन जाए, 4 और 6 बन जाए, बस ये केसेस में मिलेगा। कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस बने आउट ऑफ, देखिए 6 दो बार फेंका गया 36 में से, तो 1 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है। 36 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना बनेगा 29, डिवाइड में कितना है 36, 29/36 ऑप्शन नंबर डी में है, डी वाला ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर हो गया एकदम। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं 117 क्वेश्चन की। इसने कहा टू एक्यूरेंस, यानी कि किसी उद्योग में एक बीमारी इस प्रकार फैलती है कि श्रमिकों के उसके पीड़ित होने की संभावना 20% है, ठीक है। क्या प्रायिकता है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए 6 श्रमिकों में से 4 या अधिक श्रमिक उस बीमारी से पीड़ित हैं। तो यहां पर हम कंडीशनल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटी के साथ। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं कैसे, कि अगर हमसे कह रहा है कि वर्कर 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट,
यानी कि बीमारी से ग्रस्त होने की कंडीशन, यानी कि उसके सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पी की वैल्यू है, दैट इज 20% है। और 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई। प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई 1/5। उसके किसी भी काम के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब, क्यू का मतलब कितना होगा? क्या 4/5 हो जाएगा डियर? अगर P का मतलब 1/5 है तो उसके फेलियर होने का मतलब 4/5 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल 6 श्रमिक थे, तो N का वैल्यू सर हमारे पास 6 था। N का वैल्यू 6 था, उनमें से 4 या उससे अधिक श्रमिक उस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उस बीमारी से पीड़ित होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा? R की वैल्यू या तो सर 4 हो सकती है, या फिर R की वैल्यू 5 हो सकती है, या फिर R की वैल्यू 6 हो सकती है। तो इन तीनों केसेस को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। R की वैल्यू 6, तो कंडीशन क्या बनेगी? 6C4, फेलियर वाला पहले लगाओ, फेलियर वाले की प्रोबेबिलिटी में इन दोनों का गैप दैट इज 2, और सक्सेस वाली 1/5 की पावर जो नीचे वाला है 4, वो एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज यहां करते हैं, यहां 6C5 जाएगा, फेलियर वाले में इन दोनों का गैप, और सक्सेस वाले में जो नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 6C6, फेलियर वाले में इन दोनों का गैप, और 1/5 में मेरे पास कितना आ जाएगा? नीचे वाला 6 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 64 का मतलब क्या हुआ? 64 का मतलब हुआ कि 6C2 लिख सकता हूं, यानी कि 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, एंड 5 या 15, ये तो मेरे पास 15 दे देगा ना मेरे भाई। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 5 का स्क्वायर कितना? 25 आ गया। और यहां पर 1/5 की पावर 4 अभी तक जिंदा है, इसको हमें एज इट इज रख सकते हैं। ठीक है जी, प्लस आगे बढ़ते हैं। 65 का मतलब 61 से है, और 6C1 को मैं 6 लिख सकता हूं। यहां पर कितना है? 4, ऊपर तो 4 है, और नीचे 5 की पावर 5 है, और 5 की पावर 1 और है, 5 की पावर 6 बन गया मेरे पास। तो ये 5 की पावर 6 है। एक्चुअली में यहां पर भी 5 की पावर 6 है, इस 25 को 5 की पावर 2 ही लिख सकते थे, ठीक है ना। प्लस 6 से 6 1 होता है, ये वाला किसी की पावर 0 1, और ये बचेगा 1/5 की पावर 6। अगर ओवरऑल से देखा जाए तो डिवाइड में 5 की पावर 6 तो ऑलरेडी है ना, तो 5 की पावर 6 तो बचा। ऊपर कितना बना? ऊपर 16 और 15 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो 15 का कितना? 90, 9 बचेगा मेरे पास, और 15 कम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 और 9 मेरे पास 24 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 240, ठीक है। प्लस 6 चौक 24, ये मेरे पास आ गया 24, और प्लस ये मेरे पास बन गया 1। तो इतनी चीजें मुझे दिखाई दे गई हैं, इनको जरा ऐड करते हैं, कुछ चीजें कटेंगी तो काटेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना रिजल्ट बन के आता है। 24 और 1 कितना? 25। देखो 40 और 20 60, 60 और 65, यानी कि 265 मेरे पास ये बना। डिवाइड में 5 की पावर कितना है? 6 है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ऊपर वाला नंबर अभी 53 है, 60 है, समथिंग इस तरह का दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 से काटने की आवश्यकता है। तो 5 से काट के देखते हैं। 5 से अगर काटूंगा तो 5 से कितने में कटेगा? 5 पंजे 25, 5 तिया 15, और 5 से कटेगा तो पावर बचेगी 5, यानी कि 53 डिवाइड बाई 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 कितना होता है? दैट इज 3125 ही होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 पूर्ण पासे फेंके गए हैं इस शर्त के अधीन कि कोई भी 2 पासे एक जैसे फलक नहीं दिखाते हैं। क्या प्रायिकता है कि दिखाए गए फलकों में से एक फलक एक हो? एक फलक एक होना चाहिए भाई। पासे में क्या होता है? पासे में तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, है ना। ये शर्त है, कंडीशन है क्या? कि कोई भी 2 पासे एक जैसे फलक नहीं दिखाते हैं, यानी कि अगर एक पे 1 आ गया दूसरे 1 नहीं होना चाहिए, पहले पे 3 आया तो दूसरे पे 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि सेम नहीं होना चाहिए। तो पहले ये सैंपल स्पेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा कि भैया 1 से लेकर 6 तक नंबर मेरे पास है, और 1 से नंबर 6 तक नंबर मेरे पास है, तो सैंपल स्पेस की कंडीशन क्या हो जाएगी? सैंपल स्पेस वो मेरे पास आ जाएगा कि अगर मान के चलो, ठीक है ना, अगर मान के चलो कि मेरे पास टोटल कंडीशन में देखो कितने बोल रहा है? 3 परफेक्ट है, 3 परफेक्ट है ना। तो पहले वाले डाइस पे सपोज करो यहां पर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, परम्यूटेशन का यूज कर सकते हैं कि 3 नंबर्स मुझे अरेंज करने हैं 1 से लेकर 6 तक, जिनमें रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, ठीक है। तो यहां पर 6 केसेस हो सकते हैं, यहां पर 5 केसेस हो सकते हैं, यहां पर 4 केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। 6 पर
6 पंजे 30, 3 चौक 12 यानी कि 120 तो इसका सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी गई है। दिखाए गए फलकों में से एक फलक इक्का यानी कि एक हो। तो भाई इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास ये जो फलक होंगे ना इसमें एक इक्का आना चाहिए। मान लो इक्का मतलब एक नंबर यहां आया तो इसकी कंडीशन एक हो गई, बाकी यहां की नहीं बचेगी। देखो एक तो आ नहीं सकता, 5 आ सकता है या 4 आ सकता है। 5 चौक कितना 20। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर अभी हमने एक यहां लिखा तो सर एक यहां भी आ सकता था, तो दूसरा केस और बन जाता जिसमें 5 यहां आ जाता, यहां 1 आ जाता और यहां पर 4 आ जाता। या ऐसा भी होता कि एक केस में 1 यहां आता तो फिर एक केस और बनता, उसमें 20 बनता। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो पूरा हमारे पास फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे 20 या 60, और प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो फेवरेबल आउटकम 30 है और 60 है सॉरी, और सैंपल स्पेस 120 है। पूरा डबल हो रहा है यानी कि 1/2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। क्लियर, एकदम परफेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं इसने हमसे क्या कहा। D1 D2 D3 फेंके गए हैं, 3 पूर्ण डाइस यहां भी है। मान लीजिए x, y और z क्रम से D1 D2 D3 पर संख्याओं को दर्शाते हैं। संभावित परिणामों की संख्या क्या है कि x छोटा है y की कंपैरिजन में, y छोटा है z की कंपैरिजन में। ठीक है, तो भाई D1 पर ठीक है मेरे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकते हैं, और डाइस नंबर 2 पर भी तो 1 से नंबर 6 तक होंगे नंबर, और डाइस नंबर 3 पर भी तो 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होंगे। ठीक है ना, यहां पर इस ये दर्शाते हैं x वाले को, ये दर्शाते हैं y वाले को, ये दर्शाते हैं z वाले को। तो क्या कह रहा है कि ऐसे कितनी संभावनाएं हैं या ऐसी कितनी कंडीशन है कि ये वाली कंडीशन फॉलो हो। इसको हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं जाएगी। कैसे, चलो देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं, हमें सिर्फ वो फेवरेबल आउटकम चाहिए, कितने आउटकम्स हो सकते हैं ऐसी कंडीशन को जो फॉलो करते हो। जैसे z की वैल्यू है, z की वैल्यू सबसे बड़ी रखनी मुझे, मान लीजिए z की वैल्यू मेरे पास कितना है 6 है, तो 6 से पहले y की वैल्यू 5 हो सकती है और यहां पर y की वैल्यू 4 हो सकती है, तो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। या इस 6 के साथ ही यहां 5 की जगह 4 भी हो सकता है, तो यहां पर मेरे पास 3 हो सकता है। ठीक है, या इसी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे 6 था, 6 के साथ 5 था तो 4 था, 4 की जगह 3 भी हो सकता है, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। एक पैटर्न में चलते हैं ना, 6 के साथ 5 है, यहां पर 2 भी हो सकता है, 6 5 यहां पर 1 भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रही है। या फिर अब ये 5 वाला बीच वाला बदलो, बीच वाला बदल के मैंने 4 बनाया, यहां पर अगर 4 हो जाए सर तो यहां पर 3 हो सकता है, यहां पर 4 के साथ 2 भी हो सकता है और 4 के साथ 1 भी हो सकता है। या फिर सर 4 की जगह 3 हो जाए तो यहां पर 2 हो सकता है, या फिर 3 के साथ 1 हो सकता है। ये सब कंडीशन वो बन रही है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। या फिर अब 3 की जगह क्या ले लो, 2 ले लेते हैं, 6, 2 के साथ 1 हो सकता है। ठीक है, इसके आगे कोई केस नहीं जा सकता। अभी तक मैंने 6 रखा था, मैं 5 रख के देखूंगा ना, 5 के साथ यहां पर 4 होगा तो यहां पर 3 होगा, 5 के साथ 4 होगा तो यहां पर 2 हो सकता है, 5 के साथ 4 होगा तो यहां पर 1 हो सकता है। या फिर 5 के साथ 4 की जगह 3 हो सकता है, 5 के साथ 3 होगा तो 2 होगा, 5 के साथ 3 के साथ 1 भी हो सकता है। ठीक है ना, या 5 के साथ 2 होगा तो 1 होगा। अब क्या करते हैं, ठीक है बीच वाली वैल्यू सारी बदल गई, अब लास्ट वाली वैल्यू को 4 करते हैं। 4 करेंगे तो यहां 3 और यहां 2 हो सकता है, 4 3 1 हो सकता है, या 4 के साथ 2 और 1 हो सकता है और कुछ नहीं बनेगा। अब क्या बन सकता है मेरे पास, अब बन सकता है कि सर 3 रख दो, 3 रखेंगे 2 रखेंगे 1 आ जाएगा। अब और कोई केस नहीं बन सकते क्योंकि और कोई केस इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे ही नहीं। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20 20 बन गया भाई। 20 केसेस ऑप्शन नंबर ए में है और ए वाला ही इसका बिल्कुल राइट आंसर देखने के लिए हमको मिल गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का इसका क्या कह रहा है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 6 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज √2। भाई मीन का मतलब होता है NP जो कि मेरे पास 6 के बराबर है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर दे रखा है √2, और आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरियंस। यस, यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि वेरियंस की वैल्यू तो 2 निकल के आ गई ना, वेरियंस होता है NPQ, ठीक है ना, NPR वो किसके बराबर है भाई, नहीं NPR नहीं NPQ, ठीक है ना, NPQ, और ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 2 के बराबर, ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 के बराबर आ चुकी है, इतना हमारे पास आ गया। N और P के मान क्रम से क्या होंगे ये मुझको निकालने हैं, क्योंकि क्या मैं देख पा रहा हूं कि NP का मान कितना है भैया, NP का मान कितना है 6 है।
अगर एनपी का मान 6 है तो यहां पर मैं 6 रख दूंगा, तो यहां क्यू बचेगा बराबर 2 आ गया, और क्यू की वैल्यू 1/3 आ गई। क्यू होता है किसी के फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी होती है, तो 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो 2/3 रिजल्ट आ जाएगा। पी की वैल्यू 2/3 मिल गई, ठीक है ना। पी की वैल्यू 2/3 मिल गई। 2/3 या तो यहां पर है या फिर मेरे पास यहां पर है। अब पी की वैल्यू 2/3 में इसमें रख दूंगा, तो n इंटू 2/3 इज इक्वल टू कितना है, 6 है। 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 वहां जाएगा, तो n बराबर कितना हो गया, 9 हो गया, और n का मतलब 9 आ गया। 9 मेरे पास डी वाले में दे रखा है, डी वाला इसका राइट आंसर देखने के लिए मिल गया। ठीक है जी, तो चलिए, तो ये सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट 2024 का फर्स्ट पेपर पे हम मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।